अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अब इस्लामाबाद की तरफ जाने की तैयारियां कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने भी इमरान खान की हुकूमत की तरह कौम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी शुरू कर दी हुई है और जल्द पेट्रोल महंगा किया जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर। जनरल बाजवा को जाना होगा। उसके पीछे कौन हो सकता है, कौन है जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है। और दूसरा ये कि शाहजेब खानज़ादा के पीछे टीवी एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, उनके पीछे तहरीक इंसाफ क्यों पड़ गई है और हमजा शहबाज साहब का आज हलफ होगा या नहीं। तो मेरा ख़्याल है आगाज़ करता हूँ मैं। एक और चीज़ जो रह गई मेरा ख्याल है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात जो इस लंदन में हुई है उसका, तो उससे आगाज़ करता हूँ। और ये इंतहाई अहम मुलाकात थी। इस मुलाकात को लेकर तरह तरह की खबरें गर्दिश करती रही। कोई कहता रहा कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो नाराज़ हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ आपने कमिटमेंट जो की थी हुकूमत बनाकर, फिर आपने हमें गवर्नर पंजाब देना था, आपने हमें फ़लाँ ओहदा देना था, फ़लाँ ओहदा देना था, अब्बाजी को सदर बनवाना था आपने, तो आप उससे मुकर रहे हैं। तो ये लेकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो दौड़े दौड़े लंदन पहुँचे। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि ये एजेंडा नहीं है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लंदन जाने का। बिलावल भुट्टो के लंदन जाने का एजेंडा कुछ और था। ये छोटी खबर थी, बहुत छोटी खबर। बाज़ों का छोटी खबर के पीछे मीडिया को लगा दिया जाता है। वो छोटी खबर के पीछे रहे और बड़ी खबर जो है वो उसके पीछे दब जाती है। और ये छोटी खबर के पीछे मुमकिन है फरीकैन ने लगाया हो, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ने लगाया हो, या फिर मुमकिन है कि सहाफ़ियों को पीटीआई की तरफ से वो जो कह रहे थे जी इख्तलाफात शुरू हो गए, पैदा हो गए, अभी से वजारतें जो हैं उन पर इनकी वजारतों की तकसीम पर इनके दरमियान अपने फटे शुरू हो गए। तो इस तरह की खबरें, फिर इस तरह की मुलाकात, अचानक बिलावल का लंदन जाना, तो फिर हर बंदे ने ये सोचा कि यार यही हो रहा होगा। फिर यही है कि अभी तक गवर्नर पंजाब का तकर्रुर नहीं हुआ, अभी तक बिलावल भुट्टो ने हलफ भी नहीं लिया, अभी तक सदर वाले मामले का भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो गड़बड़ कोई है, गड़बड़ थी। और गड़बड़ थी ये कि करना क्या है आगे। हुकूमत तो ले ली है, अब आगे सिर्फ हुकूमत करने तो नहीं आए, और हुकूमत भी ऐसे हालत में ली है कि मुल्क तो मुल्क चला नहीं पाएंगे। अगर सिर्फ हुकूमत करने के लिए आए तो फिर मुल्क नहीं चलना इनसे। मिफ्ता इस्माइल साहब बड़ा कहते थे कि जी वो या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी वाले बहुत कहते थे कि जी पेट्रोल इमरान खान साहब रोज़ाना बम गिरा रहे हैं, महंगा कर रहे हैं, मुस्तरद करते हैं, कीमतें वापस ले, ये करें। अब आलमी मंडी में पेट्रोल वैसे महंगा भी हो गया, बढ़ गई कीमतें, लेकिन रिलीफ आवाम को हुकूमत ने देना होता है। अब हुकूमत अगर खसारे और उसका हिसाब किताब में पड़ गई और लोगों को रिलीफ ना दिया तो फिर ज़ाहिर है लोग तो नहीं मानेंगे। लोग ये नहीं मानते कि जी आपने फिर 50 रुपये पेट्रोल आप अगर बढ़ाने की तैयारी कर रहे होंगे तो लोग आपको कहेंगे जी आपसे पिछले वाले ठीक थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ हुकूमत करने नहीं आए, इनको बहुत कुछ और करना है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब गए हुए थे वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करने के बाद IMF के साथ मुज़ाकरात, जहाँ इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात छोड़े थे उनकी हुकूमत ने, वहीं से वो मैं उनकी बात सुन रहा था। मैं आता हूँ नवाज़ शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वाले जो मामला है उस पर आता हूँ। तो मिफ्ता इस्माइल साहब बीच में आ गए तो इनको पूरा कर लेता हूँ। तो मिफ्ता साहब ने वहाँ पर जो मीडिया टॉक किया, जो खिताब किया, वहाँ पर वो ये कह रहे थे कि जी जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी है उस पर भी कोई तनाज़ा नहीं है। यानी उससे पहले स्टेट बैंक वाला बिल जो था वो उस बिल के दौरान एक सेनेट में, आपको याद होगा, गिलानी साहब नहीं थे मेरा ख्याल है, अकेले वो नहीं थे और बिल पास हो गया था, यही बिल था। तो बहरहाल स्टेट बैंक वाला बिल, स्टेट बैंक के ऊपर कानून साजी, उस पर बहुत बड़ा शोर मचाया गया था आज की हुकूमत और कल की अपोजिशन की तरफ से। और आज वहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि जी नहीं, IMF की जो शराइत हैं और जो बड़े पैमाने पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो हमने ठीक करने, बिल्कुल ठीक करने, कोई इनकार नहीं है इससे। लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से पहले अवाम को सैंडविच नहीं बनाना कि जी IMF और हुकूमत के दरमियान अवाम सैंडविच बनकर पिसते रहें। यही इमरान खान साहब कर रहे थे। और इसी वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब कहते थे कि जी अवाम का एतमाद इमरान खान से उठ चुका हुआ है, अब पार्लियामेंट का एतमाद उठाना है, वो भी उठा लिया। अवाम का एतमाद क्यों उठा था? क्योंकि वो अवाम को महंगाई उन्होंने बेतहाशा कर रखी थी, रोज़ाना की बुनियादों पर चीज़ों की कीमतें बढ़ रही थी, तो इसी वजह से अवाम का एतमाद उठा था। तो अगर इन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ ज़रदारी साहब और इनकी मुश्तरका हुकूमत अगर पेट्रोल बम अवाम पर गिराएगी तो फिर लोग तो सवाल करेंगे, हम तो सवाल करेंगे कि भाई आप तो ये कहकर आए थे कि हमने आकर IMF के साथ रीनिगोशिएट करना है, आप रीनिगोशिएट, पता नहीं अब क्या रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था नवाज़ शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात की। तो उस मुलाकात में तरह तरह की खबरें, लेकिन मैंने गुजारिश ये की थी कि ये मुलाकात
किसी और मकसद के लिए है, और मकसद वो है कि जो जो चीज़ें हम माजी में गलतियां कर बैठे, आपने की, हमने की, दिल गलती कर बैठा है, बोल कफारा क्या होगा। ये कहा मियां नवाज शरीफ साहब ने, यही कहा बिलावल भुट्टो ने कि जी हाँ हमने माजी में गलतियाँ की हैं, हमें हमारे पास जब मौका था चीज़ें सुधारने का तो हमने कुछ सुधारी, कुछ नहीं सुधारी, जो नहीं सुधारी उनको ठीक करना है। मैंने गुजारिश की थी कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर जो चीज़ें रह गई हैं उनको कंप्लीट करना है। ज़ाहिर है उसमें अभी इनके पास 2/3 नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन वो 2/3 का बंदोबस्त अभी नहीं होगा तो अगली हुकूमत में वो सोच रहे होंगे कि फिर अगली हुकूमत जो है या अगला इलेक्शन जो है वो किस तरह लड़ा जाए। एक जुमला जो मुश्तरका एलामिये का है वो ये कि जब जब हमने मिलकर काम किया है तो बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो कोई पता नहीं है कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए कोई ऐसा हिसाब किताब लगाएं कि इमरान खान साहब के लिए मौका ना हो कि वो हुकूमत बनाए। इनमें से जो भी हुकूमत बनाए, पीपल्स पार्टी बनाए, मुस्लिम लीग नून बनाए, लेकिन जो एजेंडा है उसको कंप्लीट करना है। कुछ अभी कंप्लीट करना है। अभी तो इलेक्शन वो इस्लाहात वाली बात पर सामने आ गई कि ईवीएम को और दीगर जो ओवरसीज़ वाला वोट का मामला है उस पर इत्तेफाक हो गया हुआ है कि जी उसको हमने ख़त्म करना है। वो तो सादा अक्सरियत के साथ कौमी असेंबली से करना है तो वो हो जाएगा, सेनेट से भी करना है, सेनेट में भी सादा अक्सरियत है। तो असल चीज़ जो है वो है आइनी इस्लाहात। असल चीज़ है वो तो एक तरफ वो मिफ्ता इस्माइल साहब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात उधर कर रहे थे ना, यहाँ पर भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए पाकिस्तान के सियासी और हुकूमती ढांचे में, पार्लिमानी ढांचे में, अदालती ढांचे में। जुडिशल जो इस्लाहात चाहिए, अदालती इस्लाहात चाहिए, एहतसाब का कोई ऐसा निज़ाम चाहिए जिसमें इंतकाम ना हो, क्योंकि बहुत बारीक फ़र्क होता है एहतसाब और इंतकाम का। तो ये सारी बातें हुई थी। बल्कि मैं सुन रहा था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल जब वहाँ पर मीडिया टॉक की तो उन्होंने कहा था कि जी हमारी जो काबीना है ये हुकूमत करने हम नहीं आए, ये हमने वार कैबिनेट बनाई है। जब मुल्क जंगों में मुब्तला हो जाते हैं, जंगें लग रही होती हैं मुल्कों के अंदर, तो उस वक्त फिर वार कैबिनेट्स बनाई जाती है जो सिर्फ़ और सिर्फ उस हालात से मुल्क को संभाल कर रखें। तो बिलावल भुट्टो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो तबाहियाँ कर गए हैं इंतज़ामी सतह पर, सियासी हवाले से, हुकूमती हवाले से, मुआशी हवाले से, अखलाकी हवाले से जो तबाहियाँ कर गए हैं उसको समेटने के लिए हमने ये हुकूमत बनाई है। और ये हुकूमत किसी एक की नहीं है, पीटीआई के अलावा पाकिस्तान की तकरीबन सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो पार्लियामेंट के अंदर हैं वो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, सारी की सारी जितनी भी हैं। तो बुनियादी चीज़ जो थी, जो एलामिया, वो उसमें तस्दीक हो गई, जो मैं गुजारिश करता रहा काफ़ी दिनों से, जब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जाने का प्लान बना था लंदन का, तब से मैं गुजारिश कर रहा था कि ये इस वजह से हुआ जा रहे हैं, ये कोई ओहदों शोदों का मामला नहीं है। और वो मेरी बात हुई कमरजमान कारा साहब से इस मामले पर 2-3 बार, और उसके बाद फिर मीडिया ने रिपोर्ट भी किया कि पीपल्स पार्टी ने कोई मुतालबा ही नहीं रखा। होता है ना कि ये आगे क्या होना है, आगे हमें ये चाहिए वो चाहिए, कोई मुतालबा नहीं रखा। ना नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी डिमांड रखी कि जी आपने अब इस तरह हमारे साथ चलना है। सारा फोकस था कि हमने आगे रिफॉर्म्स कैसे करनी है, हमने आगे मुल्क में बेहतरी कैसे लानी है, ये था। लेकिन उसके साथ साथ मैं दोबारा कर लूँ गुजारिश के ये आप करते रहें, लेकिन साथ साथ लोगों को रिलीफ चाहिए। आज शहबाज शरीफ साहब कोयटा में थे, शहबाज शरीफ साहब का आनियाँ जानियाँ तो तेज़ हो गई हुई हैं। पहले परसों वज़ीरिस्तान में थे, अब कोयटा गए, उससे पहले कराची गए, पहले दिन हलफ उठाने के अगले दिन कराची गए। तो बहुत स्पीड, शहबाज शरीफ साहब की स्पीड तो वो उसका तो कोई वो नहीं है मुकाबला। तो स्पीड तो है। अब स्पीड पानी में मंधानी ना साबित हो कि उससे कोई रिज़ल्ट निकले। ऐसा ना हो पानी में मंधानी चलाते नहीं, निकलता तो कुछ भी नहीं होता, तो कोई रिज़ल्ट भी निकले। तो ये तो बहरहाल जो लंदन में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो कुछ प्लान कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, उसके लिए उनको हुकूमत जो उनके पास है वो अवाम को रिलीफ भी अवाम मांग रहे हैं। अवाम अभी ये रिफॉर्म्स वगैरह की तरफ नहीं सोचेंगे कि वो लोग किसी से पूछोगे कि भाई किसी भूखे से पूछो 2 और 2 तो कहते हैं 4 रोटियाँ। ये बड़ी मशहूर कहावत है ना कि भूखे से पूछो कि 2 और 2 वो कहते हैं 4 रोटियाँ। तो अवाम से कहोगे इस्लाहात तो वो कहेंगे रोटी, अवाम से पूछोगे इस्लाहात वो कहेंगे कि भाई आटे की कीमत कम कर लो, पेट्रोल की कीमत कम कर लो, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करो, बुरा हाल हुआ है। तो हुकूमत को अभी कारकर्दगी मानते हैं कि हुकूमत को बुरे हाल में पाकिस्तान मिला है, लेकिन भाई किसी ने ज़बरदस्ती नहीं लिया, जानबूझ कर लिया है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के मुतालिक कल भी बल्कि हमने गुजारिश की थी कल ही कि उनके ख़िलाफ़ जो शाहीन सहबाई साहब ने एक ट्वीट किया था कि वो उनको जानना चाहिए, और मैंने फ़ौज के अंदर लोगों से बात की है और एक फ़ील ली है तो उनको जाना चाहिए। तो उससे महसूस ये हो रहा था कि एक प्रॉपर
एक माहौल बनाया जा रहा है, एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि दबाव इधर डालना। इमरान खान साहब ने कहा था ना, गलती का अपना जो गलती जिनसे भी गलती हुई है, तरीका एक है कि वो इंतखाबात करवाएं, फौरी इंतखाबात करवाएं। तो उसका तरीका फौरी इंतखाबात करवाने का इमरान खान साहब के पास जो टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये, उनको किसी ने मशवरा दिया कि जनरल बाजवा साहब को निशाना बनाएं, उनको रिज़ाइन करने, उनसे रिज़ाइन लेने का करें मुतालबा कि वो रिज़ाइन कर जाएं, या उनको बराह रास्त उनके ऊपर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। तो शाहीन शहबाज़ साहब के ट्वीट के बाद आज मैं भी जब व्लॉग करने बैठा हूँ तो मैंने देखा कि एक ट्रेंड चल रहा है कि बाजवा हैज़ टू गो, बाजवा साहब को जाना होगा। तो बाजवा साहब, मैं कह रहा हूँ, ट्रेंड में नहीं है। तो वो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो निशाना बना रहे हैं, उनको पता है कि मैंने इधर निशाना बनाना है, तब जाके प्रेशर बनेगा। वही जो नवाज शरीफ साहब ने टैक्टिक्स इस्तेमाल किए थे, आपको याद होगा 16 अक्टूबर का जलसा 2021 का 20 का, उसमें यही हुआ था। तो बहरहाल अब क्या होता है क्या नहीं होता वो एक अलग कहानी है, लेकिन इमरान खान साहब ने या उनकी टीम ने या इसके पीछे जो भी है, ज़ाहिर इस तरह के ट्रेंड्स तो अलाउ नहीं किए जाते हुकूमत की तरफ से, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसमें पता चल जाएगा कौन है इसके पीछे। तो एक तो ये कहानी है, और दूसरा, सरकार इमरान खान साहब पड़ गए हुए इलेक्शन कमीशन के पीछे। इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ने से पहले मैं, हाँ सच, ये जो मेरे दिमाग में आकर बात जो रुक गई थी कि कोई पॉइंट मैं जनरल बाजवा साहब के हवाले से मैं मिस कर रहा हूँ। शेख रशीद साहब ने ट्विटर पर एक रखा, अपना एक स्टेटमेंट रखी हुई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बाकी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान 4 हफ्ते इंतज़ार करेगा, उसके बाद इस्लामाबाद निकलने के लिए ऐसी काल देगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। यानी इमरान खान साहब अब हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, जो कि उन्होंने जलसे में भी कहा है कि जी मैं कॉल दूंगा, इंतज़ार करना और फिर चल पड़ना उस तरफ। वो तो उन्होंने अपने जलसे में भी कह दिया हुआ इमरान खान साहब ने। लिहाजा शेख साहब की बात जो है वो 4 हफ्तों के इंतज़ार वाली बात। याद है मैंने आपको गुजारिश किया था कि जी ईद के बाद यानी मई में इमरान खान साहब अपना घर घर जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, एक माहौल बनाएंगे, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च के साथ मुल्क गिर लॉकडाउन के बाद फिर धरना। तो ये इमरान खान साहब का प्लान है, वो इमरान खान साहब करना चाह रहे हैं। तो अब ये उसी के साथ जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है, ये इसी का हिस्सा है, प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा है। अब इमरान खान साहब का राइट है जी, वो जो करें, उनका हक है भाई। वो अपोजिशन में है, और अपोजिशन इमरान खान साहब अपोजिशन में तो कुछ भी कह जाते हैं। फिर ये अलग बात है कि फिर शाहजेब खानज़ादा साहब जो हैं, वो अगर किसी भी फाशिस्ट का जिक्र करते हैं टीवी पर बैठकर 8 मिनट का एक खूबसूरत सा सीन क्रिएट करते हैं, और फिर उसमें ना इमरान खान का नाम होता है ना कुछ, बल्कि नाम भी बता देते हैं। कल शाहजेब खानज़ादा और पीटीआई वाले उस पर यूँ जिस तरह दाने नहीं भुने जाते कढ़ाई में, उसी तरह उछल रहे हैं पीटीआई के ख़ास तौर पर शहबाज गिल साहब और दूसरे पीटीआई के कायदीन जो हैं। शाहजेब खानज़ादा साहब ने 2 किस्से सुनाए, 2 तारीख़ी वाक़यात सुनाए 2 फाशिस्ट हुक्मरानों के, और उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे कैसे लंबे लंबे भाषण देकर, कैसे कैसे गलत बयानियाँ करके, कैसे कैसे झूठे इल्ज़ामात लगाकर नौजवानों को वरगला कर मुल्क पर हुक्मरानी की, और फिर फाशिस्ट बने। एक ने खुदकुशी कर ली, एक का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने खुदकुशी कर ली, वो थे हिटलर। दूसरे का उन्होंने रिसेंटली जो कुछ हुआ सारा जिक्र करके कि जी उन्होंने नौजवानों को वरगलाया, झूठ बोला, झूठे इल्ज़ामात, झूठा बयानियाँ, और उसके बाद मुल्क पर मुंतखब होकर हुक्मरान भी बन गए, और फिर वोट के ज़रिए निकाले गए तो उन्होंने तूफ़ान खड़ा कर दिया, हमला शुरू कर दिया, आइन को कानून को, किसी चीज़ को मानने से इनकारी हो गया, लेकिन उसको ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये कहा उन्होंने। उसके बाद वो मैंने देखा कि जी जनाब, ये आप देख लें कि शहबाज गिल साहब ने कहा ये कैसी सहाफ़त है। मैं सोच रहा था कि यार, मतलब लग तो ये रहा था कि वो इमरान खान साहब की बात करेंगे, शाहजेब खानज़ादा इमरान खान की बात करेंगे। हिटलर वाले मामले पे भी यही लग रहा था, सारे के सारी अलामतें वही थी जो इमरान खान साहब के अंदर हैं। ट्रंप वाले मामले पे भी यही लग रहा था, बल्कि इमरान खान, मोदी और ट्रंप को तो कहा जाता है कि दौरे हाजुर के बस एक ही है। मतलब इमरान खान को अमेरिकन वो किसी मज़ाहिया एक प्रोग्राम में कोई एंकर था, मज़ाहिया एंकर, उसने कहा था पाकिस्तानी ट्रंप। तो खैर, तो उस लग ये रहा था कि अभी इमरान खान साहब जो हैं वो जिक्र करेंगे
इमरान अपना शाहजेब खानज़ादा साहब जो ये सारा जो बातें कर रहे हैं, जो कहानी बना रहे हैं, अब ये भी जिक्र करेंगे इमरान खान साहब का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एंड पे जाकर बात एक तजस्सुस क्रिएट किया। तजस्सुस के बाद उन्होंने कह दिया है वो हिटलर था, और बाद में दूसरी कहानी में कह दिया कि वो ट्रंप है। उसके बावजूद उछलना, क्योंकि लोगों को पता है, लोगों को पता है। मैं अक्सर एक वाक़या सुनाता होता हूँ कि एक लड़का जा रहा था, दो लड़के खड़े हुए थे। वो लड़का गुजरा तो उसने कहा चोर दा पुत्र। तो लड़का रुक गया। उसने कहा तू मैनू गाल कड्डी। उन्हें कहा जी मैं तेन गाल कितने कड्डी भाई, मैं तो असी आपस च लगे। उन्हें कहने तू मैनू गाल कड्डी है। वो दूजे ने कहा यार तेनू गाल नहीं कड्डी भाई, ये असी आपस च लगे। उन्हें कहा एडे तुसीं सियाणे, जिस तरह मैनू नहीं पता कि मेरा अब्बा चोर है। अब बात यह है कि इस तरह की बात करते हैं, बात वो कर रहे हैं ट्रंप की, बात वो कर रहे हैं उसकी हिटलर की, और शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि नहीं ये इमरान खान साहब के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, क्योंकि अलामतें मिलती हैं ना। तो इसीलिए एक तरफ पीटीआई वालों के निशाने पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, और दूसरी तरफ हैं शाहजेब खानज़ादा साहब, और इमरान खान साहब के निशाने पर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि जी इलेक्शन कमीशन को 30 दिनों के अंदर अंदर पीटीआई का जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फ़ैसला दे दे। फ़ैसला देना पड़ेगा, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन को, मामला 7-8 साल से लटका हुआ था। इमरान खान साहब ने जलसों में नाम लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि जी मुस्लिम लीग नून का ओहदा ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अब उन्होंने अपने फ़ैसले के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही दोबारा अपना जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाकर पिटीशन दायर कर दी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार है, लिहाजा उसको रोका जाए तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाने से, या फिर तमाम जमातें जो 17 जमातें सबको एक साथ सबका फ़ैसला दे, सबका मुकदमा एक साथ चलाएं। ये कैसे हो सकता है? मतलब करप्शन का इल्ज़ाम एक पटवारी पर है, दूसरे पटवारी पर है, एक डिप्टी कमिश्नर पर है, एक मतलब वज़ीर पर है, और जो वो वज़ीर साहब है वो ये कहे कि जी नहीं मेरा करप्शन का केस अलग आप नहीं सुनोगे, इन सबको साथ मिलाकर सुनो। तो ये कैसे हो सकता है? तो इमरान खान साहब जो हैं उनको बार बार जो चीज़ें कर रहे हैं उससे नज़र आ रहा है कि उनको ख़तरा है कि उनके कोई बहुत बड़े झूठ या बड़ा फ्रॉड या बहुत बड़ी चोरी या फॉरेन फंडिंग केस में बहुत बड़ी चालसाजी पकड़ी जानी है, जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जी मेरी जमात जो है इंसाफ की तहरीक है और मैंने आगाज़ इंसाफ के लिए किया था, तो उनको वो करना चाहिए। और इंसाफ इतना कि आज हमजा शहबाज साहब मुंतखब हुए 16 को और आज है 23, 7 दिन, लेकिन उनसे हलफ नहीं लिया जा रहा। अब बीमार हो रहे हैं भी। वो ये सुना था कि जो आज की हुकूमत है या जो भी सियासी बंदा गिरफ़्तार होता है किसी मुकदमे में, तो वो फ़ौरन, या बड़ा अफसर, तो फ़ौरन बीमार होकर अस्पताल चला जाता है। यहाँ पर हलफ आता है किसी का कि जी आपने हलफ लेना है वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, तो बीमार हो जाते हैं। पहले सदर बीमार होते रहे, अब गवर्नर साहब बीमार हो गए, खबर आई कि जी सर्विस अस्पताल दाखिल हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि जी अगर गवर्नर साहब नहीं लेते हलफ तो फिर सदर मुमलिकत किसी को नामज़द करें, तो खबर आई कि जी नामज़द कर दिया गया है चेयरमैन सेनेट को, और उन्होंने आज हलफ लेना है, और किसी भी वक्त हलफ हो सकता है वो, या जब तक मैं बात कर रहा हूँ मुमकिन है हो चुका हो, लेकिन आज शाम को वो होना है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कोयटा थे, तो कोयटा से आएंगे तो हलफ वो लेंगे। असल चीज़ ये है कि जब एक प्रोसीजर हो गया है, इलेक्शन हो गया, अदालत कह रही है हाँ जी इलेक्शन हो गया, हलफ लेना चाहिए, यानी हलफ के लिए अगर अदालत पूछ रही है गवर्नर से आप हलफ क्यों नहीं ले रहे वज़ीर आला का, अगर अदालत सदर मुमलिकत को कह रही है कि फिर आप अपना नुमाइंदा भेजिए, इसका मतलब है कि इलेक्शन को तो मिल गई कानूनी हैसियत वज़ीर आला के इलेक्शन को, जिसको परवेज़ इलाही भी नहीं मान रहे, जिसको ये गवर्नर साहब भी नहीं मान रहे, इमरान खान साहब नहीं मान रहे। तो अदालत का तो फैसला आ गया, अदालत ने कह दिया कि जी ठीक है इलेक्शन ठीक हुआ है, लिहाजा इनका हलफ लिया जाए। तो देखें कितनी देर मज़ीद टालते हैं ये, कितनी देर, ज़्यादा देर नहीं टाल सकेंगे। जितना टालेंगे उतना एक्सपोज होंगे खुद। उमर सरफराज चीमा साहब के मुतालिक मैंने जब उनको गवर्नर लगाया गया था तो मेरे अल्फाज उस वक्त के आप उठाकर देख लें, आज भी बताते खुद तो बहुत रीज़नेबल आदमी है। अब मसला ये है कि लीडर का दबाव हो तो फिर बंदा क्या करे। लीडर जब हिटलर बनकर कहे कि नहीं अगर ये करो, या फिर जो कायद का गद्दार है वो फ़लाँ का हकदार है, तो फिर उमर सरफराज चीमा जैसे लोग भी इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।